एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, फॉर ए फंक्शन क्या है, इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हम चेक देखेंगे और क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी इस पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला टॉपिक है रोल्स थ्योरम। पहले तो आते हैं रोल्स थ्योरम। ठीक है, क्या है रोल्स थ्योरम? रोल्स थ्योरम है क्या? बेसिकली रोल्स थ्योरम से हमें क्या मालूम चलता है? ठीक है, तो रोल्स थ्योरम जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए है। किसके लिए है? रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आता है। इसमें दो ही टाइप की प्रॉब्लम बनती है, एक तो एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए आता है, दूसरा वेरीफाई करने के लिए। मींस पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये कहता है कि चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द दिस फंक्शन फॉर द रोल्स थ्योरम। ठीक है, मींस ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। और दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ठीक है, किसी दिए गए इंटरवल में फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन बेसिकली इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है लेट fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, डिफाइंड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। ये जो हमारा fx है ये क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर डिफाइन है। क्या है? किसी क्लोज इंटरवल a कॉमा बी पर डिफाइन है सच दैट, इस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से डिफाइन है कि पहला दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कहता है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस function। fx is continuous function on close interval a comma b। and second कहता है कि fx is differentiable। fx is differentiable function on open interval a comma b। वो कह रहा है कि fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और इस तरीके से है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल a कॉमा b। देन अगर ये दो कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b सच दैट कि f डैश c इज इक्वल टू 0। मीन्स इस ओपन इंटरवल a कॉमा b के बीच में एक ऐसा पॉइंट अवश्य एग्जिस्ट करेगा जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट x एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, देखिए, और ये इसकी कंडीशन है कि उस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट अवश्य एग्जिस्ट करेगा जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, मतलब जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाती है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होने का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन के डेरिवेटिव का एक रूट एग्जिस्ट कर गया। ठीक, फंक्शन के किन्हीं दो रूट के बीच में मींस कोई पॉलिनोमियल अगर दिया गया हो फंक्शन के रूप में, तो कह रहा है उस पॉलिनोमियल के किन्हीं दो रूट के बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट अवश्य एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कहता है कौन? रोल्स थ्योरम। कौन कहता है? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम से हम इतना क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज कह रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस फंक्शन पर अगर उस फंक्शन की या उस कर्व का अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो वो x एक्सिस के पैरेलल आती है। कहां आती है? x एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, चलिए जरा इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम।
है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है रोल्स थ्योरम का, ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कुछ अलग नहीं है, वो कहता है कि कोई हमारे पास रियल वैल्यूबल फंक्शन है, कैसा है, लेट f of x be a real valued function defined on closed interval a, b, कैसा है, a, b पर डिफाइन है सच दैट fx is continuous on closed interval a, b and differentiable on open interval a, b such that there exists a point x is equal to c belong to a, b as f dash c is equal to 0, that is two roots of any polynomial function, टू रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि टू रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल देयर एग्जिस्ट at least one roots of its derivative, ठीक है, ऑलवेज मीन्स इस पॉलिनोमियल फंक्शन के किन्हीं दो रूट्स के बीच में इसके डेरिवेटिव का एक फंक्शन अवश्य ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस पूरे का मतलब सिर्फ इतना ही है। जैसे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और इसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो यहां से कहते हैं कि मान लीजिए ये कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और ये वो पॉइंट है जो कि मान लीजिए फंक्शन है जो कि x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इन दोनों क्लोज इंटरवल के बीच में डिफाइन है, ठीक है। और ये हमारा जो फंक्शन है ये है y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्लियर। तो इस पॉइंट की बात करें तो ये हो जाएगा b, f ऑफ b, ये पॉइंट हो जाएगा b, f ऑफ b, ये हो जाएगा c, f ऑफ c, क्लियर। और ये हमारा हो जाएगा, ये जो पॉइंट है a, f ऑफ a, ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए, अब वो कह रहा है कि a, b मतलब फंक्शन के किन्हीं दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट अवश्य एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट c वही रूट है जहां पर अगर हम इस कर्व की टेंजेंट को ड्रॉ करें, ठीक है, इस कर्व की टेंजेंट को ड्रॉ करें तो देखते हैं कि ये x एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। कहां पर, x इक्वल टू c पर, ठीक है, मींस x इक्वल टू c, इस पॉइंट पर जो हम कर्व की टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो हमेशा x एक्सिस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब कि जब भी हम कोई ऐसा फंक्शन चूज करते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन होता है, ठीक है, तो उस फंक्शन के किन्हीं दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव का एक रूट अवश्य ही एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, क्या है, ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, क्लियर। अब देखिए ये है, ठीक है, ये टेंजेंट है इसकी, क्लियर, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट, ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट है इस कर्व की, ठीक है, कहां पर, एट पॉइंट सी। यही मेन रूप से यही रोल्स थ्योरम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट भी बात करते हैं हम इस पे प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें केवल दो ही टाइप की प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी हमने पहले ही डिस्कस किया। पहली प्रॉब्लम वो पूछता है कि वेरीफाई
पहली पूछता है एप्लीकेबिलिटी। रोल्स थ्योरम किसी भी फंक्शन पर, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन पर या किसी भी टाइप के फंक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं, पहले तो हमें यह देखना होता है। और दूसरे टाइप की जो प्रॉब्लम पूछता है वो ये पूछता है कि जो हमारा रोल्स थ्योरम है उसको वेरीफाई करो किसी फंक्शन के लिए, ठीक है, कि वेरीफाई कोई फंक्शन दे देगा, किसी इंटरवल में डिफाइन होगा और हमें चेक करना होगा कि वो फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करती है या नहीं है, ठीक है। चलिए पहले तो हम एप्लीकेबिलिटी पे देखते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेबिलिटी पे देखते हैं। पहला एग्जांपल है, ठीक है, पहला जो एग्जांपल है हम किस पर देखेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम की हम एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया हो, सपोज दैट हमारे पास फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू mod x। क्या दिया है, fx इज इक्वल टू mod x, और हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, और ये डिफाइन है ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल -1, इस पर ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अच्छे तरीके से देख चुके हैं, वी नो दैट fx is equal to mod x, fx is equal to mod x is everywhere continuous फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब बात आती है इसके डिफरेंशिएबिलिटी पे, चेक कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर है। दूसरे पे हम देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग जानते हैं LHD इक्वल टू RHD निकालते हैं, ठीक, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 ही इसके लिए वो पॉइंट होगा जहां से ये इसका कर्व क्या है, टर्न कर रहा है, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0 पर ही हम चेक करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। उस पूरे इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में पूरे क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अब देखते हैं कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, और आप जानते हो f 0 माइनस h माइनस f ऑफ कितना 0, ठीक है, अपॉन 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अगर यहां पर रखेंगे 0 माइनस h तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस h का मॉड माइनस 0 का मॉड अपॉन 0 माइनस h, ठीक, माइनस h हो जाएगा। और इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको देखिए ये हो जाएगा हमारा h, वो तो 0 हो जाएगा अपॉन माइनस h, क्लियर, ये कट जाएगा, ये -1 आ जाएगा। फाइनली क्या आया LHD -1। और अगर हम RHD की बात कर लें तो RHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर, और 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0। और देखो 0 प्लस h इसको उठाएंगे यहां पर पुट करेंगे, देखेंगे फंक्शन दोनों कंडीशन में यही है, चाहे वो 0 प्लस h ले लें चाहे 0 माइनस h ले लें, उस कंडीशन में फंक्शन हमारा मॉड x ही रहेगा। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0 प्लस h का मॉड माइनस 0, ठीक है, क्योंकि f ऑफ 0 पर भी ये 0 ही होगा, और ये हो जाएगा h हमारा, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर देखिए ये हो जाएगा फाइनली h अपॉन h, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली आंसर कितना आया, 1 आया। अब आंसर 1 आया, ठीक है, तो इससे क्या हमें मिल रहा है, ठीक, अगर आंसर 1 हो रहा है तो इससे क्या मिल रहा है, ठीक, कि दोनों ये जो फंक्शन है हमारे ये देखिए, ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है ये दोनों पे अगर देखें तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है,
ये जो है एट x इक्वल टू 0 मीन्स इस ओपन इंटरवल -1, 1 के बीच में ये जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। और वो कहता है कि रोल्स थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब फंक्शन उस क्लोज इंटरवल में, जो भी क्लोज इंटरवल दिया गया हो, उस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। मींस यहां लिखेंगे hence Rolle's theorem is not applicable for fx is equal to mod x on -1, ठीक है। क्यों कि यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है किस पर, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो ये हुआ एप्लीकेबिलिटी चेक करने का, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या, हम लोग देख लेते हैं कि कैसे वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। दूसरा टाइप का जो है वो है वेरिफिकेशन, कि कोई फंक्शन हमारा रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब है ये एप्लीकेबिलिटी थी, ठीक है। अब है वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल कहता है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कह रहा है वेरीफाई करिए, ठीक है, रोल्स थ्योरम को फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू, जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है, RT फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। ये हमारा फंक्शन दिया गया है ऑन द इंटरवल 2,3 इंटरवल जो हमको दिया गया है, उस पर हमें चेक करना है कि रोल्स थ्योरम हमारी सेटिस्फाई होती है या नहीं, थ्योरी, ठीक है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये दो चीज हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर पहला चीज हम पहले इसमें चेक करते हैं कि लोअर लिमिट, इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट पर हमारा जो फंक्शन है वो सेम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। वेरीफाई में हम ये जरूर चेक करते हैं, हाँ लिखेंगे सिंस एट x इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 10, ये कितना हो जाएगा 0। एंड एट x इज इक्वल टू 3, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6, ठीक है, ये भी देखिए 0 हो रहा है। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ कितना 3, ठीक है। मींस पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, ठीक है। अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इक्वल हो जाता है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम की जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहां कह सकते हैं 10 ऑल प्रॉपर्टीज या ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज satisfied, ठीक है। मतलब रोल्स थ्योरम की जो भी कंडीशन दी गई हैं इज सेटिस्फाइज, ठीक है। रोल्स थ्योरम की जो भी कंडीशन दी गई हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। नाउ देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट हमारे पास अब ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू c सच दैट x इक्वल टू c बिलोंग टू a, b। अब a, b यहां पर क्या दिया गया इंटरवल 2,
3 कहां से बिलोंग करेगा? ये 2, 3 से एक ऐसा पॉइंट अवश्य बिलोंग करेगा सच दैट जिस पर f डैश c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? f डैश c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस का 5। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो हमें क्या निकालना है? f डैश c निकालना है। हम उठा करके पुट कर देंगे। f डैश c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 इंटू c माइनस 5 इज इक्वल टू, अब उसने क्या कहा है? f डैश c इज इक्वल टू 0। यह देखो यहां लिखेंगे सिंस f डैश c इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना? देखिए 5 उधर जाएगा तो c इज इक्वल टू 5/2 मींस 2.5। c इज इक्वल टू कितना आएगा? 2.5। और ये जो 2.5 है ये बिलोंग कर रहा है किससे? 2, 3 से। किससे बिलोंग कर रहा है? ये 2, 3 से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम के ये जो फंक्शन दिया गया है 2, 3 इंटरवल में जो डिफाइन किया गया है, ये रोल्स थ्योरम के हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मींस इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है, ठीक है। क्लियर? तो ये होगा हमारा वेरिफिकेशन के लिए, जो भी होगा ये वेरिफिकेशन के लिए होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट चाहें तो नीचे लिख सकते हैं हेंस करके, हेंस f डैश c इज इक्वल टू 0 या ऐसे कह सकते हैं कि हेंस फॉर fx देयर एग्जिस्ट a point c is equal to 2.5 belong to 2, 3 such that f dash c is equal to 0, ठीक है। फुल स्टॉप मीन्स रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो था रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने का मेथड, और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया रोल्स थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी के, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। क्या देखते हैं? लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम? देखिए लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या चीज है? देखो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, लेट fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b। कह रहा है अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, जो कि रियल वैल्यूड हो और इस तरीके से डिफाइन हो, ठीक है, कहां पर? क्लोज इंटरवल a, b में, ठीक। सच दैट पहली कंडीशन क्या कहता है? पहली कंडीशन कि fx इज continuous on close interval a, b, and second fx is differentiable। fx कैसा हो? डिफरेंशिएबल हो। fx is differentiable on open interval a, b, then there exists a point C belong to open interval a, b such that तो हमारे पास एक पॉइंट C ओपन इंटरवल a, b में ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर सच दैट कि f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। क्लियर?
ऐसा हमारे पास एक जरूर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन दोनों, ये क्या शो करता है, ये स्लोप शो कर रहा है। क्या स्लोप कर रहा है, ये स्लोप शो कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अगर उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस फोकल कॉर्ड के इक्वल हो जाएगी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मिलाती हुई ड्रॉ की गई है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, अभी देखेंगे आगे। फिलहाल ये है क्या, हमारा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एग्जैक्टली जिसकी हेल्प से हम ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, कि फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन है तो हम ये क्लेम कर पा रहे हैं कि फंक्शन किसी न किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी न किसी पॉइंट पर ऐसा जरूर बिहेव करेगा जहां पर उसके टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो वो उसके फोकल कॉर्ड के कैसी होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। आज देखिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ठीक है। ये तो थी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखिए कहता क्या है, यहां भी वही कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। यहां भी वही कंडीशन कहता है कि कोई भी फंक्शन ले ले हम, सपोज दैट लेट fx be a real valued function। fx जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b। क्लोज इंटरवल a, b पर क्या करता है, वो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, कि ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब वो कहता है, ठीक, पहली कंडीशन देखो, इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है, ठीक। देखिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें कुछ ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, और हम एक पॉइंट ये ले लें, ठीक है, और एक पॉइंट हम ये ले लें, ठीक, ये, और इनको मिलाती हुई एक फोकल कॉर्ड हम ड्रॉ कर दें। क्या कर दें, एक फोकल कॉर्ड, और ये जो पॉइंट होगा हमारा b, f ऑफ b होगा, ठीक है, और ये होगा a, f ऑफ a होगा, ठीक। तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट, इस दोनों पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट अवश्य एग्जिस्ट करेगा x = c, ठीक है। इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट अवश्य एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इस पूरे फिगर में सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा है वो, ठीक है। लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें, मींस कि इंटरवल के बीच में अगर कोई फंक्शन हमारा डिफाइन है, ठीक है, और डिफाइन होने का मतलब यही है कि कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक, तो उस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट अवश्य ही एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड हमारी होगी उसके ये टेंजेंट कैसी होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल होगी। किसके पैरेलल, ये वाला पोर्शन इस टेंजेंट के कैसा है, पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल होगा, ठीक है। यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है और कुछ भी नहीं है। क्लियर, ये क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, कि एक पॉइंट अवश्य ही ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर दोनों की स्लोप कैसी होगी, इक्वल हो जाएगी। किसकी स्लोप, उस फोकल कॉर्ड की, मतलब वो जो कर्व दिया गया है उसके कॉर्ड की, उसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, और उस पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, दोनों का स्लोप कैसा होगा, हमेशा सेम होगा। कैसा होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये कंफर्म हुआ, हमेशा इक्वल होगा, ठीक। स्लोप इक्वल होने का मतलब ये होता है अगर किन्हीं दो लाइन का स्लोप इक्वल हो, इसका मतलब वो दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं। क्लियर, तो ये तो था हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है, लैग्रांजे मीन वैल्यू
थ्योरम का, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ठीक। कोई फंक्शन अगर f(x) डिफाइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मींस यहां से हम सीधे सीधे ये क्लेम कर पा रहे हैं कि स्लोप, अगर हम नाम दे दें ये क्या a और इसको नाम दे दें b, ठीक है, और ये टेंजेंट t कह दें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट T एट पॉइंट C, f ऑफ C, ठीक है। यही इतना सिर्फ रिजल्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, किसका, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का। क्लियर, ठीक है। और एक चीज और, इन दोनों पॉइंट पर अगर हम एक छोटी सी कंडीशन लगा दें, ठीक है, एक छोटी सी कंडीशन, तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से हमारी रोल्स थ्योरम आ जाती है। क्या आ जाती है? रोल्स थ्योरम, ठीक है। रोल्स थ्योरम, देखो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b कभी नहीं होगा, ठीक है, ठीक। अगर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम में, ठीक है, देखो if f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ठीक, then f dash c is equal to f of a minus f of a upon b minus a, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट f dash c is equal to 0, मींस यहां से रोल्स थ्योरम क्या निकल जाती है, यहां से रोल्स थ्योरम हमें मिल जाती है, ठीक है। तो एक कंडीशन अप्लाई करने से, महज एक कंडीशन अप्लाई करने से हमें रोल्स थ्योरम मिल जा रही है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि उन एंड पॉइंट और कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट, मींस जो इंटरवल हमें दिया गया है, जो भी क्लोज इंटरवल दिया गया है, अगर उस क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करें, कहां पर, क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करें, तो उस क्लोज इंटरवल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सॉरी, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट यूनिक नहीं होगी। कैसी होगी? वो यूनिक नहीं होगी। अगर यूनिक होती तो दोनों की वैल्यू, देखो यहां पर क्या कर रहा है, दोनों की वैल्यू कैसी हो जा रही है, सेम, ठीक। अगर यूनिक है, टेंजेंट अगर यूनिक होगी तो दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम होगा, ठीक। मींस फंक्शन की वैल्यू उस दोनों पॉइंट पर कैसी होगी, सेम होगी, ठीक। अगर सेम होगी तो उस कंडीशन में रोल्स थ्योरम हो जाएगा। अगर यूनिक नहीं है टेंजेंट, तो इसका मतलब वहां पर वैल्यू फंक्शन की इक्वल नहीं होगी, मींस f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b फॉर द लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां से क्या निकल आएगी, रोल्स की थ्योरम निकल आएगी। क्लियर? तो ये तो था हमारा पूरा लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, ठीक है। इसमें भी दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपसे पूछेगा कि इसको वेरीफाई करिए, और दूसरा पूछेगा अप्लीकेबल है या नहीं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। देखिए, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, वो कह रहा है कि वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम for the function f(x) is equal to, किसके लिए, f(x) is equal to, हमें लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम निकालना है, तो हमें चेक करना है कि f(x) is equal to के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 4 या x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9। क्लियर? ये हमें दिया गया है फंक्शन, और ये फंक्शन जो है डिफाइन है ऑन क्लोज इंटरवल 3,5, ठीक है, 3,5। ये किस पर डिफाइन है, ऑन द क्लोज इंटरवल 3,5 पर ये डिफाइन है, ठीक है। तो हमें देखना है, वेरीफाई करना है कि ये एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक। देखो पहला काम तो ये देखो कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, और आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने पूरे इंटरवल में, मींस पॉलिनोमियल फंक्शन वैसे भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हो गया, ठीक। अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जहां पर f dash c is equal to f of a minus f of b, सॉरी f of b minus f of a upon b minus a होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे कि
इसको अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इसमें कर दें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 इंटू एक्स माइनस 9 क्लियर इज इक्वल टू अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18 क्लियर ये हो जाएगा x माइनस 9। इस पूरे का एक बार x से मल्टीप्लाई, इस पूरे का एक बार 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस का 18x क्लियर। इसका इसमें कराएंगे माइनस का 9x स्क्वायर एंड माइनस का 80 प्लस का 81x और ये हो जाएगा माइनस का 162 क्लियर इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ये दोनों माइनस का 18x स्क्वायर और ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना प्लस का 9 एंड 9x माइनस 162। ये तो फाइनली हमारा क्या आया fx ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखेंगे सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल मोमियल फंक्शन ठीक है। therefore पॉलिनोमियल फंक्शन है, therefore एंड करके लिखिए एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम यहां से क्लेम कर सकते हैं एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन is polynomial function is everywhere continuous and differentiable, everywhere continuous and differentiable ठीक है। जो polynomial function होता है वो everywhere continuous and differentiable function होता है ठीक है। अब देखो अगर ये everywhere continuous and differentiable है then there exists a point C belong to कौन सा इंटरवल ओपन इंटरवल 3,5 is point C belong to open interval 3,5 such that f dash C is equal to f of b minus f of a upon कितना हो जाएगा b minus a। अब ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं ठीक है। पहला काम तो fx को डिफरेंशिएट करना ठीक है। उसके पहले चलो f ऑफ b निकाल लेते हैं। तो f ऑफ b कितना है हमारा यहाँ पर सिंस b इज इक्वल टू 5 ठीक है, सिंस b इज इक्वल टू 5 देयरफॉर f ऑफ 5 इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे ठीक है। यहां रखे या यहां रखे बात एक ही है तो ये कितना हो जाएगा अगर हम यहां रखते हैं तो 5 माइनस 6 एंड 5 माइनस 9। फाइनली अगर देखें तो f ऑफ b मींस f ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहां से 2 आने वाला है और यहां से -1 और यहां से माइनस का 4। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस का ठीक है। एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड 3 माइनस 6 एंड 3 माइनस 9 क्लियर। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। देखो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा क्लियर। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई ठीक है। अब देखते हैं f डैश x। तो f डैश x कैसे निकलेगा, हम इस फंक्शन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 99 ठीक। दिस इंप्लाइज दैट एट x इज इक्वल टू c f डैश c इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99 ये हमारा हो जाएगा ठीक है f डैश c ठीक है यहां से क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली इक्वेशन नंबर 2 में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है। क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में सारी की सारी वैल्यू को पुट कर देंगे ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 किसमें इक्वेशन 2 में ठीक।
तो यहां पर जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो एफ डैश सी मीन्स 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस 99 इज इक्वल टू, अब देखिए कहां गया ये एफ ऑफ बी मतलब सीधे सीधे 5, किसकी बात कर रहे हैं हम, b इज इक्वल टू 5 पर f ऑफ 5 कितना निकला है, ये आया है 8, कितना आया है, ये आया है f ऑफ 5 कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस ये तो 0 हो गया अपॉन, अब दोनों इंटरवल कितने थे 5 माइनस 3, ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 3c स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 36c प्लस 99 इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 2 2 4 जा 8, फाइनली कितना आया 4, इसको इधर ले आइए 4 को, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 36c प्लस का 95, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है, क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो सीधे सीधे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल जो हमारा है c है, तो c इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स प्लस का 36 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 95 अपॉन 2a 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 36 6 6 जा 36 18 18 2 जा 36 और 3 39 क्लियर 3 3 3 जा 9 9 और 3 12 ये हो जाएगा 96 माइनस ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 12 5 जा 60 ठीक है एंड 108 12 9 जा 108 एंड 108 एंड 6 तो 114 क्लियर। अब हम इसको माइनस कर लेंगे अपॉन 2 इंटू 3 तो ये हमारा फाइनली c इज इक्वल टू कितना आएगा 36 प्लस माइनस अंडर रूट फाइनली देखिए 6 माइनस 0 6 9 माइनस 4 5 एंड 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 इंटू 3 क्लियर इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस ये फैक्टराइज कर लेंगे 156 को तो 156 को जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो फाइनली जो निकल के आएगा हमारा आंसर 156 को फैक्टराइज करने के बाद तो ये हो जाएगा 156 इसको फैक्टराइज कर लीजिए 2 7 जा 2 8 जा ठीक है और 2 3 जा और 2 9 जा क्लियर 3 13 जा और 13 1 जा ठीक है तो फाइनली आएगा कितना ये आएगा 4 अंडर रूट मीन्स 2 सॉरी रूट के बाहर आएगा 2 आएगा 2 अंडर रूट 39 अपॉन क्या आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 6 ठीक है। अगर इज इक्वल टू हम करें तो ये कितना आएगा 2 कॉमन लेने के बाद कट जाएगा 2 से तो कितना आ जाएगा ये 18 प्लस माइनस अंडर रूट 39 और ये 39 की जो वैल्यू है अंडर रूट 39 की ये नियरली अबाउट कितना हो जाएगा 6 पॉइंट लगभग 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 6.5 के आसपास इससे ज्यादा नहीं जाएगा 6.4 ही रखो इसको ठीक है नियरली अबाउट में ठीक है और ये हो जाएगा कितना 3। अब हम देखो हमारे पास दो ऑप्शन है एक बार प्लस साइन लेने पर एक बार माइनस साइन लेने पर ठीक है हम दो वैल्यू लेंगे एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन ठीक देखिए और हम देखते हैं जो c की वैल्यू आती है वो दिए गए इंटरवल में आती है या नहीं आती है ठीक टेकिंग पॉजिटिव साइन ठीक है जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो c इज इक्वल टू 18 प्लस 6.4 अपॉन 3 ये हो जाएगा लगभग 24.6 अपॉन 3 अगर हम इसको कट करेंगे तो 3 8 जा 3 2 जा 8.2 आएगा कितना आएगा 8.2 नियरली अबाउट ठीक है और अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन c इज इक्वल टू कितना 18 माइनस 6.4 अपॉन 3 और इसको माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 12 मींस 11.6 अपॉन 3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 0.38 जा
ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 3.8, कितना आएगा 3.8 के आसपास आएगा। क्लियर, 3.8 के आसपास ये वैल्यू बिलोंग करने वाली है, ठीक, नियरली अबाउट में। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 3.8 के आसपास आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये तो हमारा डज नॉट बिलोंग टू किससे, 3,5 से, 3,5 से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन दिस वैल्यू इज आल्सो बिलोंग टू किससे, 3,5 से। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू सी मीन्स c की वैल्यू कितनी है, 3.8 बिलोंग टू 3,5। तो एक पॉइंट ऐसा हमें जरूर मिलेगा, और यहां पर भी एक पॉइंट हमें ऐसा मिला जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट होगी वो उसके उन दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कर्व के कॉर्ड के हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है, यही लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का इंटरप्रिटेशन है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम उसके वेरिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी तो हमारी सीधे है, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस तो है उस दिए गए इंटरवल में, लेकिन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर आगे के प्रोसेस पे हम जाएंगे नहीं, मींस लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड नहीं करने वाली। ठीक, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर भी हम क्लेम कर सकते हैं कि वो आगे के क्या कहते हैं कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तब भी नहीं होल्ड करेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो फिर वो वेरीफाई कर देगा। क्लियर, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।